नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि इच्छा मृत्यु का जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय से चर्चा में रहा है और साथ ही साथ विवादों में भी रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर के एक नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं और इन गाइडलाइंस में जो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व सौंपा गया है वो डॉक्टरों को सौंपा गया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ये फैसला ले सकते हैं कि उनको पेशेंट्स को इच्छा मृत्यु देनी है या नहीं देनी है, ये उन पर डिपेंड करता है। आप सभी जानते हो ये जो इच्छा मृत्यु है, यूथनेसिया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये दो तरह की होती है, एक एक्टिव यूथनेसिया, एक पैसिव यूथनेसिया। जहां पर क्या किया जाता है, एक्टिव यूथनेसिया में आपको जो मरीज है उसको कुछ जहरीला पदार्थ दे करके मार देना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव यूथनेसिया। और पैसिव यूथनेसिया में ये होता है कि उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उससे हटा देना। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैसिव यूथनेसिया को सपोर्ट करती है, ना कि एक्टिव यूथनेसिया को। और पैसिव यूथनेसिया में ही आपकी ये गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। चलिए इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं भाई न्यूज क्या थी। तो डॉक्टरों की निगरानी में इच्छा मृत्यु को लेकर के गाइडलाइन जारी करी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं, ये 4 शर्तों पर तय किया जाएगा। यदि आपको पता हो तो कुछ दिन पहले एक दंपति थे जो अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे। उनका बेटा 13 साल से बेड पर लेटा हुआ था, बस उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ था 13 साल से, और वो ये चाहते थे कि अब मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाए। फाइनली हाई कोर्ट ने जो था उनका ये जो मामला था उसको वहीं पर खारिज कर दिया था, उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी थी। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये गाइडलाइंस अपनी जारी करी हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि गंभीर रूप से बीमार मरीज, ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेकर के नई गाइडलाइंस आपकी ड्राफ्ट करी है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसको लेकर के नई गाइडलाइंस आई है, वो भी किसमें, जो उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, जीवित रखते हैं। आगे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रख करके बेहद सोच समझ करके ये फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर्स पर आ गई है और डॉक्टर्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि कोर्ट ये कह दे कि पूरा का पूरा जो दायित्व है हमारे कंधों पर है, क्योंकि हमें लेकर के आए दिन आप देखोगे कि कोई ना कोई खबरें आती हैं, लोगों ने अस्पताल तोड़ दिया, अस्पताल जला दिया, वहां पर डॉक्टर को पीटा है, मारा है, वहां पर कार्रवाई कर दी गई है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने जानबूझ करके मेरे पेशेंट को मार दिया। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो जाएगा कि आप ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाल दोगे कि हमें ये तय करना है कि उसका हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम रखना है या फिर हटाना है, तब तो हमारे ऊपर ना जाने कितने मुकदमे हो जाएंगे और हमारा जीना जो है वो दुश्वार हो जाएगा। अब मैं आप सभी, अगर मुझे कोई भी डॉक्टर यहाँ पर देख रहा है या मेरी वीडियो सुन रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उन सभी डॉक्टर से कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसको आप किस तरीके से देख रहे हो, और यदि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है देन आप क्या चाहोगे, इस जिम्मेदारी को लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, अगर लोगे तो उसे किस तरीके से आगे परस्यू करना चाहेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। गाइडलाइंस में 4 शर्तें तय की गई हैं जिनके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि सपोर्ट सिस्टम रखना है या नहीं रखना है। देखिए, सबसे पहले कि मरीज को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो तब आप उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हो। दूसरा कि डॉक्टर ने मरीज के हालात की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ली है और जिससे ये साफ हुआ हो कि मरीज की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और इलाज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस स्थिति में अब डॉक्टर्स उसका सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हैं और उनको क्या है, पैसिव यूथनेसिया दे सकते हैं। तीसरा, मरीज परिजन की तरफ से लाइफ सपोर्ट जारी रखने से इनकार कर दिया गया हो। यदि उसका जो मरीज है और मरीज के जो परिजन है, घर वाले, उनका कहना है कि अब भाई हम आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हो। चौथा यहाँ पे किया गया है कि लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए दिशा निर्देशों के तहत की जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तय किए हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। तो ये 4 शर्तें फाइनली यहाँ पर डिसाइड करी गई हैं कि कैसे हमें इस एक पेशेंट को निष्क्रिय जो आपकी इच्छा मृत्यु है वो देनी है। आगे आते हैं। इन गाइडलाइंस में डॉक्टरों में तनाव बढ़ गया है। ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो तनाव में आ गए। डॉक्टर्स का यहाँ पर सीधा सीधा ये कहना है कि भाई हम जो आपने ये गाइडलाइन जारी करी है इसको लेकर के जो मेडिकल फैटर्निटी है इसमें असंतोष देखा जा रहा है। हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें ये जिम्मेदारी दी जाए। अगर ऐसा होता है तो हम आए दिन
कानून की जांच के दायरे में आते रहेंगे, हमारे ऊपर कोई ना कोई मुकदमा करता रहेगा। ऐसे क्लिनिकल फैसले डॉक्टर्स नेक नियत से लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके जो मरीज के जो परिजन होते हैं वो डॉक्टर्स को ही गलत साबित कर देते हैं। वो कह देते हैं कि डॉक्टर ने जानबूझ करके ऐसा किया है, उन्होंने मेरे पेशेंट को मार दिया है, और अब उनके ऊपर क्या करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, कई बार तोड़फोड़ भी कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि यदि अब आपने ऐसा कर दिया और हमें इस दायरे में लेके आए, तब तो और भी ज्यादा ये सारी चीजें होने लगेंगी और हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बन जाएगा। ऐसे हर केस में मरीज के परिजन को स्थिति समझाई जाती है और पूरी जानकारी दी जाती है। हर पहलू पर अच्छे से गौर करने के बाद ही फैसला लिया जाता है। ऐसी गाइडलाइन बनाना और कथित तौर पर ऐसा दावा करना कि डॉक्टर गलत फैसले लेते हैं या फैसले लेने में देर करते हैं, ये हालात को गलत तरीके से दिखाता है। ठीक है, पहले ही ये नजरिया और धारणा बनी हुई है कि बिना मतलब के ही मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे जिंदगी को बढ़ाया जाता है और वो लोग क्या करते रहते हैं, बेड चार्ज लेते रहते हैं जबरदस्ती का। आईएमए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, यहाँ पर बोला गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है, डॉक्यूमेंट्स है, इनको पहले पढ़ेगा, फिर उसके बाद ड्राफ्ट गाइडलाइन के रिव्यू की मांग करते हुए अपने विचारों को यहाँ पर शेयर करेगा। उसने बोला कि ठीक है, आपने मेरे लिए जो गाइडलाइंस बनाई है उसको मैं देखूंगा, लेकिन पहले रिव्यू करूंगा और मुझे इसमें कुछ सुधार चाहिए, इसके बाद ही हम इस फैसले पर पहुंचेंगे। ठीक, आगे आ जाते हैं। क्या है टर्मिनल बीमारी? यहाँ पर टर्मिनल बीमारी को भी कोट किया गया था कि यदि किसी को टर्मिनल बीमारी है तो वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दीजिए। अब कैसी होती है टर्मिनल बीमारियां, चलिए ये समझ लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक टर्मिनल बीमारी को ऐसी अपरिवर्तनीय या फिर लाइलाज स्थिति के रूप में, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हो चुका है, स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। उन्हें ही हम टर्मिनल बीमारी कहते हैं, जिसके निकट भविष्य में मृत्यु की बड़ी संभावना रहती है। इसमें वे गंभीर मस्तिष्क चोटें भी शामिल हैं जिनमें 72 घंटे या उससे अधिक समय तक कोई सुधार नहीं दिखता है। आगे आ जाते हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक आईसीयू में कई मरीज टर्मिनली बीमार होते हैं और उनके लिए लाइफ स्टेनिंग ट्रीटमेंट जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन, वासोप्रोसेस, डायलिसिस, सर्जिकल प्रोसीजर्स, ट्रांसफ्यूजन, पेरेंटरल न्यूट्रिशन या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोनरी मेम्ब्रेन ऑक्सीजन थेरेपी से कोई लाभ होने की संभावना नहीं होती है। तो इस स्थिति में जो ये सपोर्ट सिस्टम इनको दिए जा रहे हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। और ये जो गंभीर बीमारियां हैं, ये क्या करती हैं कि जो मरीज है उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये जो बीमारियां हैं जिनके बारे में मैंने पहले कोट किया, तो ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स को अंदर से झकझोर करके रख देती है, उनको दर्द महसूस होता है। उस स्थिति में उन्हें ये लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, और तब वो जाकर के गुहार लगाते हैं कि प्लीज मुझे पैसिव यूथनेसिया दे दीजिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे हालात से एलएसटी मरीज को फायदा नहीं पहुंचते हैं, बल्कि उनकी तकलीफ बढ़ा देते हैं और इसीलिए उन्हें ठीक नहीं माना जाता है। इसके अलावा ये ट्रीटमेंट मरीज के परिवार का इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ाते हैं। प्रोफेशनल जो केयर गिवर्स हैं इनके लिए नैतिक संकट भी खड़ा कर देते हैं। ऐसे मरीजों के लिए जो एलएसटी है इसको हटाना दुनिया भर में आईसीयू केयर का स्टैंडर्ड माना जाता है और इसे कई जगह पर कानूनी मान्यता भी दे दी गई है कि अगर ऐसा है तो आप उसको हटा दीजिए और पेशेंट को मुक्त कर दीजिए जो वो दर्द महसूस कर रहा है और जो उसके परिजन इमोशनली ऐसा फील कर रहे हैं। आप जब हॉस्पिटल जाइए तब आपको पता है कभी कभी बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए गॉड को व्हेनेवर यू एंटर एनी हॉस्पिटल। और जब आप लोगों को देखते हो ना, जब मैं एम्स जाती हूँ, कई बार जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था ड्यू टू सम रीजंस, तब मैं जाती थी तो मेरे कुछ लोग थे तो मेरे को वहां बैठना नहीं पड़ा, कभी नहीं बैठना पड़ा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो मेरा क्या नंबर लगा देते हैं और मैं चली जाती थी। ठीक है, ये गलत भी है, इसे मैं मानती हूँ कि हाँ ये गलत है, बट एक सर्टेन सिचुएशन में वो लोग मुझे जानते हैं तो वो मेरे को जाने देते थे। लेकिन उसी जगह जब मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक आकर के बैठे हुए हैं, कुछ इमरजेंसी लाइन में लगे हुए हैं, कुछ स्ट्रेचर पे रात रात 2-2 दिन से वहां पर बैठे हुए, तो उनको देख करके मुझे ऐसा लगता था कि लिटरली मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में मैं नहीं हूँ कि मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ, मैं चल पा रही हूँ, अपने आप को खुद दिखाने आ रही हूँ। तो मैं उस टाइम भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ कि भगवान इस तरीके की किसी की भी साथ में सिचुएशन ना हो कि किसी को ऐसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, 4-5 लोग उसके साथ है। कई मरीज मैंने ऐसे देखे जो अकेले आते थे और चल नहीं पाते, उनके साथ उनकी कोई फैमिली नहीं थी। तो जो इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तब हमें रियलाइज होता है कि यार कितनी बुरी स्थिति है। ठीक, आगे आते हैं। ऐसे फैसले मेडिकल, एथिकल और लीगल पहलुओं को देखने के बाद ही लिए जाते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमें हटाना है या नहीं हटाना है। डॉक्टर ले सकते हैं मरीजों की लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला और यही सबसे बड़ी चीज है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने लिए फैसला लेने में
सक्षम नहीं है, उसने अपनी क्षमता खो दी है। तो उस स्थिति में कानूनी शर्तों के अनुसार यहाँ पर डॉक्टर क्या करेंगे, उस ट्रीटमेंट को रोक देंगे और उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा उसको हटा देंगे। ये व्यक्ति की स्वायत्ता, गोपनीयता और गरिमा के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। आगे आते हैं, इसमें एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव यानी कि एएमडी का नाम दस्तावेज में शामिल होगा। एएमडी एक लिखित घोषणा होनी चाहिए जिसे कोई व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता रहते हुए बनाता है। इसमें वह बताता है कि अगर वह निर्णय लेने की क्षमता खो देता है तो उसे कैसा चिकित्सा उपचार दिया जाए। तो उसके लिए पहले से ही जैसे नहीं विल तैयार करते हैं हम, तो ये समझ लीजिए कि उस पेशेंट का ये विल हो गया कि जिसमें उसने जब उसका क्षमता था मानसिक, वो समझ पा रहा था चीजों को, सोच पा रहा था, तब वो लिख देता है कि उसमें ठीक है, अगर मेरी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती तो मैं चाहता हूं कि मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए या फिर जो डॉक्टर सही समझे वो कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तीसरा, अगर किसी मरीज के निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का प्रस्ताव कम से कम 3 डॉक्टरों के एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड की सहमति से दिया जाना चाहिए, यानी कि 3 डॉक्टर सहमत होने चाहिए। इस बोर्ड को मरीज की बीमारी, मौजूदा मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज के अन्य विकल्प और इलाज जारी रखने या ना रखने के परिणामों के बारे में परिजन को पूरी जानकारी देनी होगी कि हम इलाज की जानकारी देंगे, नहीं देंगे, रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो मतलब पूरी तरीके से परिजनों को एक एक पॉइंट समझाना होगा। ये डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहां पर बोला गया है। आगे एंड लास्ट, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के फैसले को 3 डॉक्टरों के सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाएगा। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से मान्यता मिलने के बाद ही प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का ये फैसला माना जाएगा कि हाँ अब ये सही है और अब आप इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो हटा सकते हैं। तो ये नई गाइडलाइन जारी करी गई है इच्छा मृत्यु को लेकर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।